हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। ये महत्वपूर्ण सीरीज है जिसका पहला पार्ट है और यह इडियम्स और फ्रेज स्कूल, कॉलेज, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्पीकिंग हर चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि स्पोकन में भी अगर आप इडियम्स एंड फ्रेज का प्रयोग करके बोलेंगे तो आपकी स्पीकिंग बहुत ही इम्प्रेसिव हो जाएगी। और कॉलेज में आता है कुछ एग्ज़ाम्स में जो है, जैसे इंटरमीडिएट हुआ है, इसमें इसका दे देगा, इडियम्स एंड फ्रेज का नाम दे देगा, उसमें से कह देगा कि आप इसका जो है वाक्य में प्रयोग करिए। तो वाक्य प्रयोग भी करके बताया गया है, क्योंकि वाक्य प्रयोग करके समझने से इडियम्स भूलता नहीं है, और स्पोकन में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं उसी तरह से। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि इडियम्स एंड फ्रेज आ जाता है, तो कह देता है कि इस इडियम्स एंड फ्रेज का जो है मीनिंग बताइए। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको इसके लिए इंग्लिश मीनिंग भी हम दे दिए हैं, आप इंग्लिश मीनिंग ताकि जानते रहें आप सही ऑप्शन तक कंपटीशन में आप इसको जो है सेलेक्ट करके अच्छे स्कोर कर लें। और हिंदी मीडियम के लिए हिंदी भी हम दे दिए हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश में भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग दे दिया है। इसलिए तो आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें, सबके लिए इस तरह से वीडियो यूज़फुल होने वाली है। वही इडियम्स मैं लिया हूँ इसमें जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ये पूरी गारंटी है कि अगर आप सारे इडियम्स तैयार करेंगे तो आप चाहे कॉलेज या कंपटीशन या स्पीकिंग, चाहे जब जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, हर चीज़ के लिए जो है आप बेटर होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल माने होता है होल एंड सोल, जिसको कहते हैं सर्वे सर्वा। तो सर्वे सर्वा की मदद से कहते हैं ऑल इन ऑल। मैं तो परिवार में ऑल इन ऑल हूँ, ठीक है। मोदी जी हमारे देश में, इंडिया में ऑल इन ऑल हैं, मतलब उनके पास प्रधानमंत्री हैं, समस्त शक्तियाँ हैं देश में, ठीक है, जब चाहे जो भी फैसले ले सकते हैं देश के लिए। और राज्य में जो है सीएम जो है ऑल इन ऑल हैं, ठीक है। इस तरह से मेरे पिताजी परिवार में ऑल इन ऑल हैं। इस तरह से कोई भी आप इसके ऊपर सेंटेंस अपने मन में हिंदी में सोच लीजिए, उसके बाद इंग्लिश में उसका यूज़ कर लीजिए, तो इससे आपको ये वर्ड जो है हमेशा तैयार हो जाएगा। अब देखिए, ऑल इन ऑल, ऑल माने सब, इन माने में, सब में सब, मतलब जितने लोग भी हैं परिवार में, सब में सब वही हैं, कहने मतलब सर्वे सर्वा है, होल एंड सोल इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो इंग्लिश में भी जानने से आपका जो है सिनांश भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से एक और इडियम्स भी तैयार हो जाएगा, होल एंड सोल। तो ऑल इन ऑल का मतलब इसका वाक्य में प्रयोग क्या है कि जैसे माय फादर इज ऑल इन माय फैमिली, मेरे परिवार में जो है मेरे पिताजी सर्वे सर्वा है। माय फादर इज ऑल इन माय फैमिली, मेरे पिताजी मेरे परिवार में सर्वे सर्वा है। इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं, क्योंकि सारे इडियम्स हम ट्रिक से बताएंगे, आराम से आप याद कर लोगे, केवल बात से आप वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए बस। अब देखिए, इसके अलावा आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, यू आर फ्री, जो है जिससे कह सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन डिस्ट्रिक्ट, जिला अधिकारी जिला में सर्वे सर्वा होता है। इस तरह से आप दूसरा भी, प्रिंसिपल इज ऑल इन कॉलेज, इन द कॉलेज, स्कूल कॉलेज आर स्कूल, स्कूल या में जो है क्या होते हैं, कॉलेज में प्रिंसिपल सर्वे सर्वा होते हैं। तो उनको मतलब पावर दिया जाता है कि चाहे जिस दिन वो अवकाश भी छूट कर सकते हैं, या जो भी फैसले स्कूल के हित में लेना हो ले सकते हैं। इस तरह से आप सेंटेंस कोई भी अपने मन में आप जो है इमेजिन करके बना सकते हैं। तो इससे आपको ये हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा, और सब बोलने में भी आप यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम में सेंटेंस भी बना के लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दूसरा है ए बेड ऑफ रोजेज। ए बेड ऑफ रोजेज माने क्या होता है, फूलों की सेज। तो फूलों की सेज आप सुने होंगे, ये मुहावरा है, फूलों की सेज, क्योंकि आप ये वाक्य तो जरूर सुनेंगे, लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, ठीक है, हाई स्कूल इंटर किसी भी किताब में जरूर आता है। जीवन फूलों की सेज नहीं है। फूलों की सेज का मतलब क्या होता है, आरामदायक स्थिति या एकदम आसान कार्य जो लगे उसको कहते हैं हम फूल, ए बेड ऑफ रोजेज। तो ए बेड ऑफ रोजेज का इंग्लिश मीनिंग क्या है, एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, एक सरल और आरामदायक स्थिति। तो एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, जो आरामदायक स्थिति होती है उसको कहते हैं फूलों की सेज। अब बात करें ये याद कैसे होगा, तो याद करने का तरीका ये है कि बेड माने होता है बिस्तर, जान ही रहे हो, रोज़ माने गुलाब। इमेजिन करिए कि गुलाब, कोई भी मतलब गुलाब का ही पूरा फूल जो है उसी का बिस्तर बना दिया गया हो, मतलब पूरा आपके बेड पर जो है गुलाब का फूल रख दिया गया हो, तो फूलों की सेज हो गया। तो उस पर अगर आप लेटेंगे तो एकदम आरामदायक स्थिति में रहेंगे ना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस तरह से आरामदायक स्थिति या आसान कार्य, फूलों की सेज, इसका ये अर्थ होते हैं, ठीक है। आरामदायक स्थिति में आप रहेंगे, गुलाब के बिस्तर पर ही अगर आप लेटेंगे तो आरामदायक स्थिति लगेगी ना। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जीवन फूलों की सेज नहीं है, कहने मतलब जीवन एकदम आरामदायक स्थिति में ही नहीं बीतता, ज़िंदगी में दुख सुख दोनों आता रहता है।
इस तरह से आपको किस कहना है कि जीवन जो है फूलों की सीजन है, लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, इस तरह से आप इसका यूज कर डालिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सारे इडियम्स इस तरह से हम ट्रिक से बता रहे हैं, तो आप आराम से याद करते रहें, ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो अगला तीसरा है ए बर्ड्स आई व्यू। ए बर्ड्स आई व्यू माने क्या होता है, विहंगम दृष्टि। विहंग माने पक्षी होता है ना, बर्ड मीन्स पक्षी होता है, तो इससे आप कनेक्ट कर लीजिए कि विहंगम दृष्टि या सरसरी नज़र। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, इस जनरल सर्वे या इन जनरल स्टडी एट ए ग्लांस। जनरल सर्वे मतलब वही सरसरी नज़र, सामान्य सर्वे मतलब सर्वेक्षण। ठीक है, अगर सामान्य रूप से कोई सर्वेक्षण कर रहे हैं मतलब सरसरी नज़र मार रहे हैं। जनरल स्टडी एट ए ग्लांस, जैसे ये फिर इसको कहते हैं, जैसे एक ही दृष्टि में जो है कोई जनरल स्टडी कर लें, मतलब सरसरी निगाह से कहते हैं हम अपने कोर्स को सरसरी नज़र से दोहराएं। इस तरह से आप इसको आराम से याद करिए। ए बर्ड्स आई व्यू माने सरसरी नज़र या विहंगम दृष्टि। विहंग माने पक्षी, आप पक्षियों को कैसे देखते हैं, इधर उधर देख लेते हैं ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कौवा होता है, बड़ा चालाक पक्षी होता है कौवा, आप उसको इधर से पत्थर या ढेला उठाए आप तुरंत भाग जाता है। तो कहने का मतलब क्या, वो सरसरी नज़र इधर उधर मारता रहता। तो इस तरह से पक्षियों को देखते हैं इधर उधर, तो सरसरी नज़र उसी वजह से आप कनेक्शन इसका कर लीजिए कि ठीक है, विहंगम दृष्टि से यानी कि सरसरी नज़र से। ठीक है, तो सरसरी नज़र से देखने को कहते हैं ए बर्ड्स आई व्यू। इसका वाक्य में प्रयोग क्या है, ही हैड ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द एरोप्लेन। वह एरोप्लेन से जो है शहर को जो है विहंगम दृष्टि से नज़र डाला। ठीक, जैसे कोई आदमी है, कभी कभी मुख्यमंत्री देश का दौरा कर रहे हैं, कोई किसी राज्य का दौरा कर, तो क्या होता है कि जैसे एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से क्या होता है, तो ऊपर से जो है जा रहे हैं देखने के लिए सिचुएशन देश की या राज्य की, तो क्या करते हैं सिटी पर जो है, नगर पर जो है सर्वे कर रहे हैं, तो नज़र डाल रहे हैं, सरसरी नज़र से जो है देखते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी आदमी किसी एरोप्लेन में रहेगा सरसरी नज़र से ही देखेगा शहर को। इस तरह से आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। क्लियर। अब दूसरा सेंटेंस में बना सकते हैं कि जैसे मतलब कि जैसे मैंने परीक्षा से पहले अपने कोर्स को सरसरी नज़र से दोहराया, आई रिवाइज्ड माई कोर्स विद ए बर्ड्स आई व्यू बिफोर एग्जामिनेशन। इस तरह से भी आप सेंटेंस बनाने के लिए फ्री हैं। आप इसका केवल मीनिंग जान लीजिए, वाक्य में आप प्रयोग अपने आप कर सकते हैं। आपको ट्रांसलेशन के हिसाब से हिंदी सोच के अंग्रेजी बना लीजिएगा परीक्षा में। फिर हाल नहीं तो आपको नहीं बना पाते हैं तो आप सेम टू सेम ये वाक्य सारे तैयार कर लीजिए, सबसे बेटर होगा, क्योंकि ये सभी बहुत सरल भाषा में और अच्छे वाक्यों का चयन किया गया है। जैसे ए ब्लैक शिप माने होता क्या है, अवांछनीय व्यक्ति या बदनाम व्यक्ति, उसको कहते हैं ब्लैक शिप। तो ठीक है, तो अब क्या है अनडिजायरेबल पर्सन, इसका मतलब होता है अनडिजायरेबल माने होता है अवांछनीय। नोटोरियस फेलो भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। नोटोरियस का मतलब क्या होता है, बदनाम, जो बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध होता है, कुख्यात जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उसको कहते हैं नोटोरियस। अच्छे कार्यों के लिए जो होता है उसको विख्यात, फेमस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ब्लैक शिप उसको कहते हैं, अवांछनीय व्यक्ति, अपने मन का करे, एकदम बदनाम व्यक्ति। ठीक है, जैसे आप इसको कहते हैं कि नीरव मोदी जो है नोटों को लेकर भाग गया, इसलिए इसको नोटोरियस कहा जाता है। ठीक है, बदनाम है, अवांछनीय है, ब्लैक शिप। तो देखिए इसके ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं कि अब इस हाँ मेन चीज़ है ब्लैक शिप को याद कैसे होगा। जैसे अब ब्लैक माने काली, शिप माने भेड़। अब काली भेड़ें क्या होती है, तो काली भेड़ की जो क्वालिटी रखेगा तो बदनाम ही रहेगा ना। जैसे भेड़ क्या होती है कि एक भेड़ का कान पकड़ के आप जो है इधर करोगे तो सारी भेड़ें जो है इसके साथ आ जाएंगी, और एक भेड़ अगर कुएं में कूदेगी तो सभी कूद जाएंगे, क्योंकि वो क्या अवांछनीय है, मतलब कि अपने हिसाब से वो काम करती हैं, मतलब कि अच्छा कार्य नहीं कर पाती हैं। ठीक है, उनके पास सोचने समझने की शक्ति कम होती है। इस तरह से जो उस ब्लैक शिप की क्वालिटी दिखाएगा उसको क्या कहते हैं, अवांछनीय व्यक्ति, बदनाम व्यक्ति। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, टॉम वाज ए ब्लैक शिप इन हिज फैमिली। अब इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में है टॉम रामजे और जॉर्ज रामजे की कहानी। तो टॉम रामजे जो है था वो बहुत परिवार में जो है ब्लैक शिप था, मतलब बदनाम व्यक्ति था, वांछनीय व्यक्ति था, मतलब वो काम का ना काज का था, ढाई सेर अनाज का था, पूरा घर का पैसा अपने भाई से लेकर उड़ाता था। तो इस तरह से उसके ऊपर टॉम के ऊपर सेंटेंस बना दिया गया, टॉम वाज ए ब्लैक शिप इन हिज फैमिली। इस तरह से इसको टॉम अपने परिवार में ब्लैक शिप था। और भी सेंटेंस आप कोई भी सोच सकते हैं, जैसे कहते हैं कि देयर इज ए ब्लैक शिप इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। प्रत्येक राजनीतिक सभा में, राजनीतिक दल में भी एक बदनाम व्यक्ति होता है, वांछनीय व्यक्ति होता है, तो किसी न किसी के ऊपर किसी न किसी चीज़ का जो है आरोप लगा रहता है। तो इस तरह से सेंटेंस आप बनाने के लिए फ्री है। अगला बहुत महत्वपूर्ण इडियम्स है बोन ऑफ कंटेंशन या एपल ऑफ डिस्कार्ड। दो इडियम्स है, दोनों को एक साथ बताया जा रहा है। परीक्षा में एक ही आएगा, ए बोन ऑफ कंटेंशन आएगा या एन एपल ऑफ डिस्कार्ड, दोनों में से कुछ भी आएगा तो इसका अर्थ होगा काज ऑफ क्वेरल, माने झगड़े की जड़ होता है। तो इसमें याद कैसे होगा,
अब देखिए कंटेंशन, इसमें कनेक्शन क्या है, इसका हिंदी मीनिंग पहले जानिए। कंटेंशन माने भी झगड़ा होता है, डिस्कार्ड माने भी झगड़ा होता है, ठीक है। तो बोन माने हड्डी, जिससे झगड़े की हड्डी मतलब क्या होता है, जैसे आप कभी देखते हैं कि कुत्ते वगैरह कोई हड्डी वगैरह दे दो, मतलब मीट वगैरह कोई खा रहा है तो उसमें से हड्डी अगर बहा देते हैं उसके सामने तो एक और आ जाता है तो झगड़ा करने लगता है, तो वो झगड़े की हड्डी हो जाती है, मतलब इस तरह से झगड़े का कारण हो जाती है। आराम से याद कर लीजिए, वर्ड से कनेक्शन करिए, लिंक करिए, आराम से याद हो गया। एन एपल ऑफ डिस्कार्ड, एपल में से होता है डिस्कार्ड बना झगड़ा। तो क्योंकि देखिए डिस्कॉर्ड, कार्ड से रूट वर्ड है, कार्ड मतलब हार्ट भी होता है, हृदय भी होता है, तो डिस्कॉर्ड मतलब दो लोगों का दिल नहीं मिलेगा तो क्या झगड़ा होगा। तो झगड़े का सेब, ठीक है, झगड़े का सेब तो हो नहीं सकता है, तो मतलब झगड़े की जड़। तो इसके पीछे ग्रीक मैथोलॉजी में कहानी है कि मतलब एक देवी थी, उन्होंने एक सेब दे दिया था, ठीक है। तो तीन औरतें थी, तो तीनों लोग पूजा की तो उन्होंने एक सेब दे दिया था, तो उसके बाद जो है वो कहे कि हम लेंगे, वो कहे कि हम लेंगे, तीनों लोग जो है उसको ज़्यादा पार्ट लेना चाहते थे, इस तरह से वो सेब झगड़े का जड़ बन गया था। तो उस तरह से ग्रीक भाषा से मुहावरा बनकर आ गया कि एपल ऑफ डिस्कार्ड हो, तो झगड़े का सेब हो गया था। तो झगड़े का सेब मतलब वो सेब ही झगड़े की जड़ बन गया था उन तीनों औरतों के बीच में। इस तरह से आराम से आप इसकी ओरिजिन भी बता दिए, आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है, कुत्तों के द्वारा आप जो हड्डी को इधर उधर खींचने से लेने से झगड़ा हुआ था, और मतलब कि सेब जो है तीन औरतों के बीच झगड़े का कारण बना था। तो इस तरह से आराम से आप याद कर सकते हैं। तो इसके ऊपर सेंटेंस क्या होगा, ठीक है। तो सेंटेंस में से द पीस ऑफ लैंड माने होता है ज़मीन का टुकड़ा, पीस में टुकड़ा मतलब वो ज़मीन ही कह सकते हो। इज ए बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की जड़ है, या फिर एन एपल ऑफ डिस्कार्ड। परीक्षा में अगर एन एपल ऑफ डिस्कार्ड आएगा तो आप पीस ऑफ लैंड इज एन एपल ऑफ डिस्कार्ड या ए बोन ऑफ कंटेंशन, जो भी आएगा आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीस ऑफ लैंड इज ए बोन ऑफ कंटेंशन आर एन एपल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन दीज टू ब्रदर्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ज़मीन का टुकड़ा इन दो भाइयों के बीच झगड़े की क्या है, जड़ है। इस तरह से आराम से याद कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करते रहिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सभी लोग, ताकि इंटरेस्टिंग तरीका जान सकें कैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद किया जा रहा है, अपनी तैयारी को जो है अभी से बेहतर बना सकें। अब देखिए अगला इडियम्स है 8 6 एंड 7। 8 6 एंड 7 माने क्या होता है, इन ऑर्डर, इन डिसऑर्डर, सॉरी डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्थित, ऑर्डर माने क्या होता है क्रम में रखना, कोई व्यवस्थित ढंग से रखना, तो इन डिसऑर्डर माने अव्यवस्थित, ठीक है। तो ऑर्डर माने ध्यान देना कि आदेश ही नहीं होता, क्रम भी होता है। तो इन डिस स्कैटर्ड, स्कैटर्ड माने क्या होता है, एकदम बिखरा हुआ होना, अस्त व्यस्त होना, तितर बितर होना, उसको भी हम कहते हैं इन स्कैटर्ड। तो याद कैसे होगा 8 6 एंड 7, 8 6 एंड 7। अब इसमें इमेजिन करिए कि मतलब कोई सामान आप रखे हैं, जैसे बुक ही रख रहे हैं, या केला रख लिए, सेब लाए हैं, कोई भी मतलब 6 का जोड़ा आप बना के रख रहे हैं, आधा आधा दर्जन। अब आप कहीं 6 रख दिए, कहीं 7 रख दिए, तो वो क्या है, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना, डिसऑर्डर हो जाएगा, अव्यवस्थित लगेगा कि एक 6 है, एक ज़्यादा ऊंचा है, उसकी हाइट एक 7 है, रख लिए कोई भी बुक्स या कोई भी सामान, तो उस तरह से 6 एक जगह एक 7 रखेंगे, 6 रखेंगे तो व्यवस्थित लगेगा, 7 रख देंगे तो अव्यवस्थित लगेगा, या तो सभी जगह 7 रखें। तो इस तरह से 8 6 एंड 7 आराम से आपका याद हो जाएगा, ठीक है। क्रम ही जब देखिए किसी में 6 किसी में 7, तो वो अव्यवस्थित हो गया ना, अस्त व्यस्त हो गया, तितर बितर हो गया। इस एग्जाम्पल क्या होगा, एवरीथिंग इन द हाउस, घर में प्रत्येक चीज़ वाज एट 6 एंड 7 अस्त व्यस्त था। कभी कभी हम क्या होता है कि देखते हैं कि घर में जैसे कोई लड़का घुसा, सारी किताबों को इधर उधर कर दिया, कोई भी सामान है इधर उधर कर दिया, मंकी घुसा, बंदर घुसा इधर उधर, कोई सामान इधर तिधर बिधर कर दिया, तो अव्यवस्थित कर दिया। तो इस तरह से हम वहीं से जो है इसका सेंटेंस बना सकते हैं, एवरीथिंग इन द हाउस वाज एट 6 एंड 7, घर में प्रत्येक चीज़ जो है अव्यवस्थित था, यह तितर बितर था। अगला इडियम्स है, महत्वपूर्ण इडियम्स है एट डायगस्ट्रान। एट डायगस्ट्रान माने होता है क्या, ओपन इनिमिटी या बिटर इनिमिटी, ठीक है। अब इसमें याद, ठीक है, खुली शत्रुता, ओपन इनिमिटी मतलब, या बिटर इनिमिटी घोर शत्रुता। तो याद कैसे होगा, डैगर माने क्या होता है, कटारी या खंजर होता है, तब ठीक है, कटार एक खंजर, ठीक है, जो से तो जिससे लड़ाई की जाती है, ठीक है। तो ठीक है, तलवार, खंजर, कटारी, छुरा, इस सबको डैगर कहते हैं। अब देखिए याद कैसे होगा, डैगर, अगर दो लोग जो हैं अगर डैगर खींच लिए, मतलब तलवार खींच गई है दोनों को ओर से, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो कब खींचेगी तलवारें, दो पार्टियों में से, दो व्यक्तियों में, जब उनमें घोर शत्रुता रहेगी, खुली दुश्मनी रहेगी, एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन रहेंगे, उसको कहते हैं एट डायगस्ट्रान, घोर शत्रुता या कट्टर दुश्मन, खुली दुश्मनी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, राणा प्रताप एंड अकबर वर एट डायगस्ट्रान विथ ईच अदर। राणा प्रताप और अकबर एक दूसरे के क्या थे,
कट्टर दुश्मन थे। डैगस्टान थे मतलब कट्टर दुश्मन थे, यानी उनमें घोर शत्रुता थे। आप इस तरह से इसको तो सुने होंगे, राणा प्रताप और अकबर में बहुत युद्ध हुआ था, जिसमें ठीक है राणा प्रताप अंत में जो है ठीक है स्वर्ग वो हो गए थे, शहीद हो गए थे इस तरह से, लेकिन बहुत घोर शत्रुता थी, इसलिए बहुत जम के लड़ाई हुई थी। तो राणा प्रताप और अकबर में जो है घोर शत्रुता थी। इस तरह से आराम से याद हो गया, ठीक है। यह एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। एन एपल ऑफ वन साई माने होता आँखों का तारा, बहुत प्रिय। ये मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट है। एपल ऑफ वन साई मतलब आँखों का तारा, यह अति प्रिय, बहुत प्रिय, वेरी डियर जिसको कहते हैं। तो याद कैसे होगा, राम वाज एन एपल ऑफ दशरथ साई, राम जो है दशरथ की आंखों के क्या थे, तारे थे। आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय होना। अब इसमें याद कैसे होगा, एपल ऑफ वन साई, वन माने व्यक्ति, व्यक्ति की आंखों का सेब, सेब का मतलब क्या होता है, तारा। इसमें आप कनेक्शन ये कर सकते हैं कि जैसे फलों में जैसे सेब जो है हमको बहुत अच्छा लगता है कि जैसे सेब की दुकान में जाते हैं तो सेब को कैसे डेकोरेट करके मतलब व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, तो हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है कि हम इस सेब को तो खा लें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सेब मतलब इससे कनेक्शन करिए कि सेब जो है हमको बहुत प्रिय लगता है खाने में, देखने में। तो इस तरह से जो है, उसी तरह से कोई भी किसी आदमी का जो है लड़का जो है उसको बहुत प्रिय होता है, आदमी है, प्रत्येक माँ का बच्चा उसके लिए आंखों का तारा होता है, प्रिय होता है। इस तरह से आराम से आप याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल बना लीजिए कि राम वाज एन एपल ऑफ दशरथ साई, राम दशरथ की आंखों के तारे थे। अब यहाँ देखिए वन जो है ये इनडिफिनिट प्रोनाउन है, वन की जगह कोई नाउन आ जाएगा तब उसके साथ एपोस्ट्राफी लगेगा, या फिर नाउन और एपोस्ट्राफी नहीं रहेगा तो हिज या हर ये सब आएगा, ठीक है। राम वाज एन एपल ऑफ दशरथ साई, या फिर कह सकते हैं एवरी चाइल्ड इज एपल ऑफ हर मदर्स आई, ठीक है। आई एम एपल ऑफ माई मदर्स आई, मैं अपनी माँ की आंखों के तारा, इस तरह सेंटेंस आप बना सकते हैं। एन एक्स टू ग्रिंड माने होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, पर्सनल इंड टू सर्व जिसको कहते हैं, पर्सनल इंड टू सर्व अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। तो इसमें वाक्य प्रयोग हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या होगी, पहली बात तो याद करने की, एन एक्स टू ग्राइंड, ये मतलब मुहावरा कहाँ से बना है, ग्राइंड, ग्राइंड मैंने होता है पीसना होता है, जैसे मसाला पीसते हैं ना, ग्राइंड स्पाइसेस उसको कहते हैं। तो इसमें यह क्या है, एक्स माने कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को तो कुल्हाड़ी पीटना, अब सुनेंगे कि गाँव में कहते हैं कुल्हाड़ी को पिटवा लेते हैं इसमें जिसकी धार कम हो गई, तो इस तरह से पीटना मतलब यहाँ पीटना, इसमें धार लगाना उसको कहते हैं, ठीक है। तो पीसने का मतलब कुल्हाड़ी को पीसने का मतलब उसमें धार लगाना उसको कहते हैं, ठीक है। तो एक्स टू ग्रिंग मतलब कुल्हाड़ी पर धार लगाना, धार लगाने के लिए कुल्हाड़ी, इसका मतलब क्या है। तो मुहावरा कहाँ से बना है, जैसे ग्रीक भाषा, देखिए ज़्यादातर मुहावरे ग्रीक और लैटिन भाषा से बने हैं, ठीक है, जिनका इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें याद कैसे होगा कि जैसे कहानी बता दे रहे हैं आपको, इसके पीछे की ओरिजिन बता दे रहे हैं ताकि आप भूलो ना। मतलब ग्रीक मैथोलॉजी में कहानी थी कि एक आदमी था, एक दूसरे आदमी के पास वो जाता था और वो आदमी लकड़ी का काम करता था, तो वो कुल्हाड़ी जो है जब उसके यहाँ जाता था तो उसके यहाँ कुल्हाड़ी पर धार लगाने की व्यवस्था थी, तो अपना कुल्हाड़ी पर धार लगा लेता था। तो कुछ दिनों बाद जब वो आदमी जो है जो कुल्हाड़ी पर धार लगाने के लिए जाता था तो जाना बंद कर दिया, तो अगला आदमी जान गया कि वो आदमी मेरे पास कुल्हाड़ी को जो है ग्राइंड करने के लिए, मतलब उस पर धार लगाने के लिए, ग्राइंड मतलब धार लगाने से है, धार लगाने या पीसना दो अर्थ होता है। तो धार लगाने के लिए आता था, अब वो कुल्हाड़ी का काम नहीं कर रहा है तो इसलिए धार लगाने के लिए आना भी बंद कर दिया, मतलब आना ही बंद कर दिया। तो कहा ना कि अपना स्वार्थ, तो उसने कहा कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो मेरे पास आता था, अब उसका कोई काम नहीं है तो आ नहीं रहा है, जब कुल्हाड़ी पर धार नहीं लगाना तो आ नहीं रहा। इस तरह से आराम से याद हो जाएगा, पर्सनल इन टू सर्व अपना स्वार्थ सिद्ध करना, एन एक्स टू ग्रिंड उसको कहते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं, पीपुल डू नॉट ट्रस्ट दोज, लोग उन पर विश्वास नहीं करते, हु हैव एन एक्स टू ग्रिंड जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, ठीक है। लोग उन पर भरोसा नहीं करते जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, तो जो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रहते हैं तो उन पर लोग कैसे भरोसा करेंगे। लास्ट कार्ड आज का इडियम्स है, एट द 11th आवर माने होता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में या अंतिम समय पर। मोमेंट माने क्या था, क्षण, टाइम। तो अब इसमें याद कैसे होगा, एट द 11th आवर। अब ऐसे ट्रिक बना दीजिए कि 12 घंटे होते हैं, 11th आवर माने 11वां घंटा है, 11वें घंटे पर अगर आप काम करेंगे तो उसके बाद अंतिम घंटा आ जाएगा ना, 12वां घंटा आ जाएगा तो अंतिम समय आ जाएगा, अंतिम क्षण आ जाएगा, क्लियर। तो जैसे रात को भी आप दिन भर नहीं पढ़े, रात में 11वां घंटा आ गया, फिर उसके बाद 12वां घंटा आ जाएगा, मतलब कि रात में दोपहर के बाद का 12वां घंटा, तो अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह वाले अंतिम क्षण में आ जाएगा, अंतिम समय आ गया। दिन में भी देखिए 12 बजता है तो 11 बजे के बाद 12 आ जाता है, उसके बाद फिर 1 आ जाता है, तो वो अंतिम क्षण हो जाता है, अंतिम समय पर हो जाता है 12 बजने तक में से 11वें घंटे पर, यानी कि अंतिम क्षण में, अंतिम समय पर। इस तरह से देखिए जो मुहावरे होते हैं उसका मेटाफोरिक अर्थ लिया जाता है, मान के लिया जाता है, मतलब शाब्दिक अर्थ हमेशा नहीं लिया जाता उसका।
इसलिए आप इसको इस बात को समझना पड़ेगा कि इसका ये तो हो नहीं सकता, तो इसमें क्या पीछे क्या हम मान सकते हैं अर्थ, क्या इसमें मेटाफोरिक अर्थ है, वो जो है आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे बता रहे हैं वैसे आप याद कर लीजिए आराम से, सारे इडियम्स याद हो जाएंगे। तो देखिए 11वें घंटे पर यानी कि अंतिम क्षण पे, उसके बाद क्योंकि 12वां घंटा ही आ जाता तो अंतिम घंटा आ जाता, तो अंतिम क्षण आ जाता, अंतिम समय आ जाता। इफ़ यू बिगिन योर स्टडी, वाक्य में प्रयोग क्या है, इफ़ यू बिगिन योर स्टडी, यदि आप अपनी पढ़ाई को शुरू करोगे एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में या अंतिम समय पर, यू विल नॉट पास, तो आप पास नहीं होगे। ठीक है, जैसे आप कभी नहीं पढ़े, तो आप जब पेपर आ जाएगा तो आप अंतिम क्षण पर पढ़ाई करोगे तो उस समय आप पास नहीं होगे, या फिर बहुत आपको पास होने का विश्वास ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आराम से आप वाक्य बना सकते हो, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ही रिफ्यूज मी टू गो विथ मी एट द 11th आवर, वो मेरे साथ जो अंतिम समय पर जाने से मना कर दिया। कोई कहा कि चलूँगा, जब आप तैयार हुए कहीं जाने के लिए कहा कि अब तो मैं नहीं जाऊँगा। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, यू आर फ्री। तो जैसे मैं बता रहा हूँ तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। हाँ, आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आपको जो है समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हर वीडियो में हम कम से कम 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको समझाएंगे और डेली आप इस तरह से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और भी इसके बाद इडियम्स फ्रेज के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सभी की वीडियो आपको मिलती रहेगी। वर्ड पावर आपको बहुत बेहतरीन कर लीजिए, पूरी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल से। ठीक है, तो इसलिए जो है आप हमको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा है, और अगला पार्ट हमको इसको बनाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है, तो अपना सुझाव भी आप दे सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।